सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अगर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, साहब एक गांव में 100 से ज्यादा अवैध बहुमंजिली इमारतें हैं, वो भी गवर्नमेंट की जमीन पर। और 52A करके एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन के आरोपी किसी भी जनप्रतिनिधि को पालिका या नगर परिषद या पंचायत में रहने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, सर्वांचं स्वागत आहे पालिका प्रशासनाच्या ग्राउंड रिपोर्टिंगमध्ये। आपल्याला सर्वांना अवगत आहे की नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अवैध आणि अनधिकृत तसेच म्हणजे प्रशासनाच्या शासनाच्या जमिनीवर अनधिकृत प्रकारे इमले जे बिल्डिंग्स बांधल्या आणि ते विकल्या गेल्या याबद्दलचा जो विषय आहे खूप गाजला होता। मात्र 2013 पासून तो विषय होता, 2015 साली आला तो बोर्डावर आणि 2015 पासून ते 2019 पर्यंत म्हणजे कोविड लॉकडाऊन लागण्याच्या अगोदरपर्यंत हा विषय सर्वांच्या मुखी होता। सर्व आमदार खासदार जनतेच्या नगरसेवकांच्या मुखात होता। मात्र काही आपण 2 वर्ष जे कोविडचे बघितले त्याच्यानंतर हा विषय कुठेतरी बाजूला झालेला, साइड ट्रॅक झालेला आहे। मात्र हा विषय ज्या व्यक्तीने, ज्या समाजसेवकाने, ज्या पत्रकाराने, ज्या आरटी ॲक्टिव्हिस्टने उचलला होता, जो प्रशासनाच्या समोर आणला होता आणि हा सर्व काही भ्रष्टाचार आहे हा समोर जनतेच्या समोर आणला होता, ते राजीव मिश्रा जी आज आपल्या सोबत आहेत। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्राउंड रिपोर्टिंग प्रोग्राम में। आप हमें बताइए और हमारे माध्यम से हम जनता को भी बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो दीघा का जो मैटर था, जो अवैध एंक्रोचमेंट का था, बिल्डिंग्स बांधे थे, गरीबों को बेचे थे, आज के डेट में उसका स्टेटस क्या है और इसकी शुरुआत मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अभी लोग भूल भी गए रहेंगे मेरे ख्याल से। तो इसकी शुरुआत जो थी वो कैसे हुई थी और कहाँ से हुई थी और उसका पूरा जो अभी तक का जो भी दायरा हुआ, जो भी चीज़ें हुई है वो स्टेप बाय स्टेप आप बताइए और आज का स्टेटस क्या है इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, नवी मुंबई सिटी जो है ये बिल्कुल वेल प्लान्ड सिटी इसको बोलते हैं। और इस वेल प्लान्ड सिटी में आपको ये भी पता है कि ये सारी ज़मीनें जो है गवर्नमेंट की ज़मीन है, आइदर MIDC की हो नहीं तो सिडको की हो, इसके अलावा बाकी किसी की ज़मीन नहीं है। वैसे में जब यहाँ पर इतने वेल प्लान्ड सिटी में जब मैंने देखा कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके अगर कोई एक नीडफुल पर्सन एक झोपड़ी बनाता है, एक चाल बनाता है तो बात समझ में आती है। लेकिन सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके अगर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया जा रहा हो तो ये जब मेरे ध्यान में आया कि ये इन इमारतों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में है। जब ये चीज़ मैंने देखा तो मैंने एक पर्सनल एक गांव का सिलेक्शन किया जिसमें दीघा नाम है उस गांव का। उस गांव में मैंने पहले उसके बारे में पूरी RTI के थ्रू जानकारी निकाली और उसको लेकर के मैंने जितने भी अथॉरिटी थे सबको मैंने कंप्लेन किया कि साहब एक गाँव में 100 से ज़्यादा अवैध बहुमंजिली इमारतें हैं, वो भी गवर्नमेंट की ज़मीन पर हैं, तो इन पर कार्रवाई किया जाना बेहद ज़रूरी है। जब किसी अथॉरिटी ने मेरा नहीं सुना तब मैंने जाकर के मुंबई उच्च न्यायालय का सहारा लिया और मुंबई उच्च न्यायालय में मैंने PIL दाखिल किया। उसी PIL के सुनवाई के दरमियान और भी बहुत सारी बातें आई कि भाई कम से कम ऐसी अवैध बहुमंजिली इमारतों की संख्या, जो सिडको का एफिडेविट आए, जो महानगर पालिका का एफिडेविट आए, उसमें ये क्लियर हुआ कि हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में देखने के बाद ओक साहब जब उस वक्त जस्टिस से जो आज सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर फैसला उसमें सुनाया और सारे जो अथॉरिटी थे उनको निर्देश दिया कि इमीडिएट प्रभाव से ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो नए इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं उनको तो तत्काल प्रभाव से तुरंत डिमोलिश करना है। इमीडिएट ऑर्डर कब आया था? ये 2015 में आया। 2015 में ऑर्डर आया था। आपने 2013 में ये केस याचिका दाखिल किया था। 2015 में ऑर्डर आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, मुझे सरप्राइज है गवर्नमेंट के नियत पे कि उन्होंने भू माफियाओं को सपोर्ट करने के लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाया कि भाई जितने भी ये अनधिकृत इमारत हैं इनका हम कुछ कॉस्टिंग ले लेंगे और इनको रेगुलराइज कर देंगे, ऐसा करके। तो फिर मेरा इस पर विरोध था, मैंने उस पॉलिसी को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, तो पॉलिसी सेट असाइड हुआ। पॉलिसी जब सेट असाइड हो गया तो गवर्नमेंट देखिए भू माफियाओं के साथ कितने मजबूती के साथ खड़ी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वो MRTP एक्ट में एक संशोधन ला दिया और 52A करके एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि कंपाउंडेबल स्ट्रक्चर मान करके ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को कंपाउंडेबल स्ट्रक्चर मान करके हम रेगुलराइज करेंगे। उसमें कुछ नहीं देखा गया कि कितनी बड़ी इमारत को करेंगे, कोई चाल है कि कोई झोपड़ी है उसको करना है। मतलब अगर आपने 10 मंजिल की इमारत खड़ी है तो सबका सब हम रेगुलराइज कर दें। 10 मंजिली इमारत भले हो इंक्रोचमेंट की हुई इलीगल है और इंक्रोचमेंट पर है तो भी हम रेगुलराइज करेंगे। फिर मैंने इस एक्ट को भी, हालांकि एक्ट को चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है एक्ट बनाना। लेकिन वो जब मैटर मैंने फिर एक्ट को जब मैंने चैलेंज किया उस वक्त
मेरी खुशकिस्मती ये रही कि हमारी तरफ से आस्पिक चिन्नॉय जैसे एडवोकेट हाजिर हुए और उन्होंने मेरी तरफ से बहस किया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझसे बिना 1 रुपया लिए। उनको ये लगा कि ये बहुत ही सोशल कॉज है और उन्होंने बहस किया। फिर अनिल अंतुरकर साहब आए, तो इन लोगों के बहस के बाद फिर ओक साहब ने इस जो 52A है इसको भी रद्द कर दिया। अब रद्द करने के बाद मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत के साथ प्रयास किया कि मतलब ये सरकारी ज़मीन की रक्षा होनी चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे और 51 जो ये है 51A, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा है कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के इस ड्यूटी के अंतर्गत सरकारी ज़मीनों को, सरकारी तिजोरी को बचाना चाहता था। ये मेरा प्रयास रहा, और उसके बाद यही आप जो दीघा का पूरा इशू कह रहे हैं, यही पूरा इशू है दीघा का। सर, इसमें कुछ नवी मुंबई महानगर पालिका के कुछ नगर सेवक भी इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हुई, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी थी ये सब मैटर में। तो अभी उन लोग के ऊपर फिलहाल क्या मीन्स गवर्नमेंट का आशीर्वाद अभी भी फिलहाल है, या आशीर्वाद निकाला है उनके ऊपर, या उनकी स्थिति क्या है अभी? नहीं, मेरे को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए मैं ये कहना पड़ रहा है कि मैंने एक चीज़ देखा कि मैं जितना अच्छा ऑर्डर लाया इस मामले में, उतना ही मुझे लगता है कि मैंने अधिकारियों को और राजनेताओं को कमाने का मौका दे दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना भी कंप्लेन करता गया, ऐसा नहीं कि मैंने 2015 तक ही कंप्लेन किया, फिर मैं लगातार आज 2022 तक भी जो नई नई इमारतें बन रही हैं, बहुमंजिली इमारतें और इलीगल और इंक्रोचमेंट करके, उनके खिलाफ मैं आज भी लगातार प्रयत्नशील हूँ, लगातार कंप्लेन कर रहा हूँ। और एक से एक ऑर्डर लाके मैंने दिया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर करके सारी चीज़ें दिया। इवन मैंने इतना तक ऑर्डर दिया है कि अगर किसी को कोर्ट का स्टे है तो भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कोई भी स्टे 6 महीना से ज़्यादा वैलिड नहीं है, वो ऑर्डर भी मैंने ला करके पालिका के अधिकारियों को, सिडको के अधिकारियों को, सबको अवेलेबल कराया। लेकिन मुझे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह कहना पड़ रहा है कि ये सारे अधिकारियों ने इस सारे पेपर का दुरुपयोग किया और लैंड माफियाओं के साथ जो उनकी रकम तय होती थी उसमें और बढ़ोतरी कर दिया। और जिस मंशा के साथ मेरा यह पूरा PIL मैं लड़ रहा था, उस मंशा को मैं कहीं भी मुझे कामयाब होती दिखाई नहीं दी। और आज भी पूरे नवी मुंबई में आप आसानी के साथ इल्लीगल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स ऑन गवर्नमेंट लैंड आप आसानी से देख सकते हैं, और उसकी संख्या आज भी 50 से ऊपर है केवल नवी मुंबई महानगर पालिका जुरिडिक्शन में। अगर आप उरण नगर परिषद और पनवेल मिला लेंगे तो इसकी संख्या आज के समय में 250 से 300 से भी ऊपर है, और सब बहुमंजिली इमारतें जो आज अंडर कंस्ट्रक्शन है और सब इलीगल हैं गवर्नमेंट की ज़मीन पर। अभी फिलहाल ऐसा भी सुनने में है कि आपने कुछ कोर्ट में दावा दाखिल किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इलेक्शंस ऑफिसर को भी आपने कुछ अर्जी दाखिल की है। कुछ न ये जो इस दीघा के मैटर में जो नगर सेवक थे उनका पर्चा जो इलेक्शन के लिए लोग खड़े रहेंगे, इलेक्शन पर्चा जो है कैंडिडेचर है वो दाखिल नहीं करने के बाबत, उसके बारे में आप क्या बताना नहीं, चाहोगे? एक मैं भूल गया था आपका प्रश्न का जवाब देना, जो आपने दूसरा प्रश्न किया था उसमें आपने नगर सेवकों के बारे में पूछा था। तो मैं आपको बताऊं, आज मैंने जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है, इसमें अगर आप देखने जाएंगे तो नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले और पनवेल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले कम से कम 50 से ज़्यादा नगर सेवक ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व, मेरे पास जो नोटिसेस की कॉपी है उससे ये मालूम चलता है कि 50 से ज़्यादा नगर सेवक जो पूर्व नगर सेवक अब हो जाएंगे या हो गए हैं, उन लोगों के बारे में है कि उन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। ऐसे में मैंने जब दीघा का इशू लिया था तो मैंने 3 नगर सेवकों का डिस्क्वालिफिकेशन भी लिया था, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन आयुक्त महोदय ने किया था, उसको नगर सेवकों ने हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया कि आयुक्त के पास पावर नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, और हाईकोर्ट की एक 3 सदस्यीय बेंच ने यह माना कि नहीं, आयुक्त के पास पावर नहीं है, पावर सिर्फ कंसर्न कोर्ट को है। लेकिन उस ऑर्डर में एक बात बहुत क्लियर ये भी लिखा है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के आरोपी किसी भी जनप्रतिनिधि को पालिका या नगर परिषद या पंचायत में रहने का अधिकार नहीं है, ये उसमें बहुत क्लियर लिखा है। इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो नहीं लड़ सकते। तो मैंने इसी को आधार बना के, हाईकोर्ट का जो 3 बेंच का ऑर्डर है इसको आधार बना करके मैंने इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया है, और मैंने नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको लेटर दिया है कि साहब, जिनके बारे में मेरे पास पूरे पुरावे हैं और जिनका कम से कम मैंने डिस्क्वालिफिकेशन हासिल किया था, कम से कम उन तीनों को इलेक्शन न लड़ने दिया जाए। और उन तीनों में आपको मालूम है, दीघा से जो 3 लोग थे, नवीन मोरेश्वर गौते, अपर्णा नवीन गौते और दीपा राजेश गौते, ये तीनों का मैंने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वहाँ पर डिमांड किया है। और अभी इलेक्शन कमीशन को मैंने लिखा है कि
कि आप इन तीनों को कम से कम, जब तक इनका इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाता है या महानगर पालिका इनको क्लीन चिट नहीं दे देती है, तब तक इनको चुनाव न लड़ने दिया जाए। मुझे अभी ये बताइए, मैं आखिरी सवाल ये बात जानना चाहूँगा मिश्रा जी, आपको क्या अपेक्षित रिजल्ट कोर्ट के तरफ से, प्रशासन के तरफ से आपको आना चाहिए, ऐसा लगता है आपके फ़ायदे में या जनता के फ़ायदे में? आपके साथ साथ क्यों PILA जनहित याचिका है, तो जनता के लिए कौन सा रिजल्ट आप अपेक्षित रखते हो कि आना चाहिए और मिलना चाहिए, जिसके वजह से आने वाले समय में, भविष्य काल में इस तरीके की कोई अनधिकृत या एंक्रोचमेंट हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, या है उस चीज़ के ऊपर भी एंक्रोचमेंट हम लोग बोलते हैं, उस तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों को नियंत्रण में रखने के लिए, कंट्रोल होने के लिए क्या रिजल्ट आप अपेक्षित करते हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, 26 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब का एक जजमेंट है, इतना बेहतरीन जजमेंट है कि उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में नहीं होंगे, इसके लिए एक सॉल्यूशन भी बताया गया है। इतना बेहतरीन वो जजमेंट है। मैंने अभी जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, डाला है, पिटीशन डाला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और जिसमें मैंने सिडको MD संजय मुखर्जी, पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, नवी मुंबई के जो MIDC के CEO हैं, मतलब ये हैं रीजनल ऑफिसर है, उनको मैंने बनाया है, तो संतोष बागल करके हैं, उनको मैंने बनाया है पार्टी, और एक आपको नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर को बनाया है। ये बनाने के पीछे मेरा रीजन ये है कि मैंने इन लोगों के साथ अनेकों क्रॉसपॉन्डेंस किया और बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबका हवाला दिया है कि साहब आप लोग जो एक्ट अभी कर रहे हो ये इनका वायलेशन है, इनका कंटेम्प्ट है, तो ये फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने इन चारों को स्पेशली पार्टी बनाते हुए कोर्ट से यह मांग की है कि इन चारों के खिलाफ जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है इनको कीजिए, जिससे एक सबक जाए समाज में, गवर्नमेंट अथॉरिटी में एक सबक जाए कि नहीं, जो लोग कोर्ट के ऑर्डर को इस तरीके से कूड़े के ढेर में रखते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाना बेहद ज़रूरी है, जिससे एक लेसन सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हासिल हो। उस तरह से मैंने एक डिमांड किया और मैंने उनसे मैक्सिमम पनिशमेंट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दौरान दिया जा सकता है उसकी डिमांड की है। धन्यवाद, शुक्रिया मिश्रा जी। तर अशा प्रकारे राजू मिश्रा जी ज्यांनी दिघामध्ये जे काही अनधिकृत बांधकामं झाली प्रशासकीय शासनाच्या जमिनीवरती, त्या संदर्भात 2013 साली जी लढाई सुरू केली होती ती आता 2022 मध्ये त्याची स्थिती काय आहे, या गेल्या 9 वर्षामध्ये 9-9.5 वर्षामध्ये काय काय घटना घडल्या, कोर्टाच्या बाबतीत कोणते निकाल आले आणि त्याचप्रकारे प्रशासनाने त्यांना कशा प्रकारे साथ दिली बोलू शकतो, देण्यापेक्षा दिली असं बोलण्यापेक्षा नाही दिली, कशी नकारात्मक दाखवली प्रशासनाने, हे सर्व त्यांनी आत्ताच्या चर्चेमध्ये आपण जाणून घेतले आहे, त्यांनी ती माहिती दिली आहे। तर अपेक्षा करूया येणाऱ्या काळामध्ये कोर्टामार्फत आणि प्रशासनामार्फत जनतेला साजेश आहे आणि अनधिकृत बांधकामांना कुठेतरी खीळ बसेल आणि असे जे काही लोकप्रतिनिधी आहेत ज्यांनी हे काही कृतकृत्य केलेलं आहे, प्रशासनाचे जे काही महसुली जो काही नुकसान केलेलं आहे त्यांना बी कोणत्या प्रकारे तरी शिक्षा होईल अशी अपेक्षा आपण न्यायालयाकडून, सन्माननीय न्यायालयाकडून म्हणजे आपण अपेक्षित करूया। आणि दुसरी गोष्ट की न्यायालयाने जे काही निकाल देतील ते प्रशासनाने ते अंमलबजावणी करतील विहित वेळेमध्ये, तरच त्या निकालाला काहीतरी अर्थ राहील आणि ह्या सर्व गोष्टी सकारात्मक पद्धतीने होतील अशी अपेक्षा आपण सध्या बाळगूया। धन्यवाद।